Hello everyone, this is Priya Meena, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिरोही, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। बच्चों हम बीएससी पार्ट थर्ड का नेक्स्ट लेक्चर जो कि पेपर फर्स्ट का है आपका क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का, उसमें हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे आज, कॉम्पटन इफेक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात की थी। आज हम पढ़ेंगे कॉम्पटन का प्रभाव। कॉम्पटन के प्रभाव में बच्चों क्या है, ये कॉम्पटन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था ये इफेक्ट। इसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक द्रव्य के साथ इंटरेक्शन होता है। 1923 में कॉम्पटन ने अपने प्रयोग में क्या लिया, एक्स किरणों का एक पुंज लिया। तो एक्स किरणें जो होती हैं उसने बताया कि जो भी हम अब क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी हम रेडिएशंस ले रहे हैं वो वेव और पार्टिकल दोनों के रूप में होती है। तो इस प्रकार से उसने क्या यूज किया, उसने एक्स रेज का यूज किया। एक्स रेज में क्या होती है, इसमें जो वेव्स होती हैं वो फोटॉन्स की फॉर्म में होती है। एक ग्रुप होता है फोटॉन्स का या फिर पार्टिकल्स का, उनके ग्रुप के रूप में होती है, जिसकी हर एक पार्टिकल की, हर एक फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच न्यू होती है। तो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, एक्स किरणों का एक पुंज, Compton was able to show that when a beam of monochromatic X-ray was scattered by a light element such as carbon, the scattered radiations consist of two components, one of longer wavelength than the incident radiation and the second of the same wavelength as the incident radiation. इसमें क्या होता है, जब एक वर्णीय एक्स किरणों का एक पुंज कोई भी पदार्थ जैसे कार्बन, ग्रेफाइट आदि पर आपतित होता है तो प्रकीर्णित जो विकिरण होता है हमें प्राप्त होता है, उसमें दो अवयव प्राप्त होते हैं। एक तो होता है अपरिवर्तित विकिरण, एक दूसरा जो हमें प्राप्त होता है वो होता है परिवर्तित विकिरण। अपरिवर्तित विकिरण जो होता है उसकी तरंगदैर्ध्य जो होती है आपतित विकिरण की तरंगदैर्ध्य के समान होती है, और परिवर्तित विकिरण जो हमें प्राप्त होता है उसकी आपतित विकिरण की तरंगदैर्ध्य से ज्यादा तरंगदैर्ध्य होती है। इन दोनों जो प्रकीर्णित किरणों का जो हमें तरंगदैर्ध्य में जो अंतर प्राप्त होता है, जो डिफरेंस प्राप्त होता है, वो प्रकीर्णन कोण जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ता जाता है, और आपतित विकिरण की तरंगदैर्ध्य व प्रकीर्णक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। He further observed that the difference in wavelength of the two scattered radiation increases with the angle of scattering. क्या होता है, ये जो डिफरेंस होता है उनके बीच में वो क्या होता है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू h अपॉन m0 c1 माइनस cos फाई। फाई यहाँ पर क्या है, एंगल है जिस एंगल से वो प्रकीर्णित हो रहा है। यहाँ पर हम कॉम्पटन इफेक्ट में क्या है, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, इसे क्या कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट भी कहते हैं। h अपॉन m0 जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्ध्य होती है। तो इसे हम डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा सी इंटू 1 माइनस cos फाई के रूप में लिख सकते हैं। क्लासिकल थ्योरी जो थी वो कॉम्पटन इफेक्ट को समझाने में असफल रही, इसलिए इसे हम क्वांटम सिद्धांत के आधार पर समझाएंगे। इसमें क्या होता है, अब ये जो फॉर्मूला है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा सी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस cos फाई, इसे हम डिराइव करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट यूज करते हुए। तो इसमें क्या हम देखते हैं बच्चों, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, इसमें क्या होता है, एक निश्चित ऊर्जा व निश्चित संवेग के बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में जिन्हें फोटोन कहते हैं। फोटोन क्या होता है, आपतित होता है, आपतित, और इनकी जो विकिरण की आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, न्यू, और इसकी एनर्जी क्या है, E1 इज इक्वल्स टू, जैसे एक फोटोन अगर हम लेते हैं तो उसकी एनर्जी क्या है, E1 इज इक्वल्स टू h न्यू। इसका कुछ संवेग होगा, इसका संवेग यानी कि मोमेंटम क्या होता है, P1 इज इक्वल्स टू h न्यू अपॉन c। ये तो हमारे पास आ गया इंसिडेंट फोटोन यानी कि आपतित होने वाला फोटोन। ये किस पर इंसिडेंट होता है, एक टारगेट पर। ये हमारा टारगेट है। टारगेट जो है इसमें क्या है, जैसे भी हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, वो अपनी रेस्ट अवस्था में होता है, तो उसकी कोई ना कोई एनर्जी होगी, पर उसका संवेग क्या होगा, जीरो होगा, मोमेंटम जीरो होगा। तो इसकी एनर्जी कितनी लेते हैं हम, E इज इक्वल्स टू m0 c स्क्वायर। m0 यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका रेस्ट मास है। इसके बाद में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, इंसिडेंट फोटोन क्या करता है, कोई भी अपनी जो एनर्जी होती है उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लग जाती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लग जाती है। तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर प्राप्त होता है
प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन जो हमें प्राप्त होता है उसकी एनर्जी कितनी मान ली हमने, E = mc²। कुछ ना कुछ संवेग भी उसका फिर होगा, तो उसका संवेग कितना हो जाएगा, P = mv। यहाँ पर जो फोटोन आया उसके पास जो बची हुई एनर्जी रही उससे वो अपनी जो आपतित डायरेक्शन है उससे फाई एंगल बनाता हुआ एक दूसरी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाता है, यानी कि प्रकीर्णित हो जाता है। तो उसकी एनर्जी कितनी रह जाती है, E2 = h nu' और संवेग कितना हो जाता है, P2 = h nu'/c। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सपोज एन एक्सरे फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड एनर्जी h nu collides with an electron supposed to be at rest in the target is graphite. A part of its energy imparted to the electron which is ejected with a velocity v in a direction making an angle theta with that of the incident direction. Scattered electron का डायरेक्ट एंगल क्या है, थीटा एंगल है। Photon of lower frequency nu dash moving in the direction making an angle phi with that of the incident photon. अब इसमें क्या होता है, क्वांटम में क्या माना, प्रकीर्णन की जो कोई क्रिया होती है इसमें फोटोन में प्रकीर्णन के एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच में, फोटोन आ रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उसके बीच में टक्कर होती है। टक्कर कौन सी होती है, इलास्टिक कोलिजन होता है, यानी कि प्रत्यास्थ टक्कर होती है। प्रत्यास्थ टक्कर के विशेषता क्या है, उसमें संवेग एवं ऊर्जा यानी कि मोमेंटम ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, संरक्षित रहते हैं, तो कंजर्वेटिव रहते हैं। जब फोटोन किसी प्रकीर्णक पर आपतित होता है तो अपनी ऊर्जा का कुछ संवेग प्रकीर्णक से मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए दे देता है, जिसके फलस्वरूप फोटोन की ऊर्जा व संवेग कुछ कम हो जाते हैं, अर्थात प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्घ्य थोड़ी सी बढ़ जाती है। इस प्रकार उत्सर्जित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होता है इसे प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो इलास्टिक कोलिजन इनके बीच में होता है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है, उसके आधार पर यहाँ पर कंजर्वेशन लॉज का यूज करेंगे। अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहले हम एनर्जी ऊर्जा का जो संरक्षण नियम है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि टक्कर से पहले की ऊर्जा इज इक्वल टू टक्कर के बाद की ऊर्जा। तो टक्कर से पहले की ऊर्जा क्या हो गई, h nu, ये तो हो गई आपतित विकिरण की ऊर्जा, प्लस m0c², ये हो गई मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। टक्कर के बाद में ये प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा h nu' और mc² प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, mc² = h मल्टीप्लाई बाई nu माइनस nu' प्लस m0c²। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। दूसरा हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द x डायरेक्शन। मोमेंटम पहले हम x डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, उसके बाद में हम y डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। तो टक्कर से पहले मोमेंटम कितना था, आपतित विकिरण का हो गया h nu/c, टारगेट का क्या हो गया, ये रेस्ट में, इसलिए इसका मोमेंटम 0 होगा, तो यहाँ पर 0 हो गया। इसके बाद में x डायरेक्शन में अगर हम इनका घटक निकालें तो आपतित प्रकीर्णित जो इलेक्ट्रॉन है उसका तो मोमेंटम है mv, इसका घटक हम अगर x डायरेक्शन में लें तो क्या प्राप्त होगा हमें, mv cos थीटा, और इसका घटक y डायरेक्शन में हमें क्या प्राप्त होगा, mv sin थीटा। ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन है हमारे पास प्रकीर्णित फोटोन, इसका x डायरेक्शन में हमें घटक कितना प्राप्त होगा, h nu'/c इंटू cos phi, और इसका y डायरेक्शन में क्या घटक प्राप्त होगा, h nu'/c sin phi। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, h nu/c इज इक्वल्स टू x डायरेक्शन में h nu'/c cos phi प्लस mv cos थीटा। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, mvc cos थीटा इज इक्वल्स टू h मल्टीप्लाई बाई nu माइनस nu' cos थीटा। अब मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ हम अगर y डायरेक्शन में लगाएं तो y डायरेक्शन में हमारे पास आपतित विकिरण 0 है, क्योंकि x डायरेक्शन में आपतित हो रहा है, रेस्ट मास का हमारा मोमेंटम 0 है ही, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, 0, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या प्राप्त होगा, h nu'/c sin phi और mv sin थीटा, माइनस, ये माइनस y डायरेक्शन में है इसलिए हमारे पास माइनस आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं mvc sin थीटा इज इक्वल्स टू h nu' sin phi, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को पहले स्क्वायर करेंगे, उसके बाद में ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड टर्म से ऐड होगी, राइट हैंड टर्म से ऐड होगी। लेफ्ट हैंड टर्म अगर स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले इसमें
ये स्क्वायर आएगा यहाँ पे, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड टर्म क्या आ जाएगी, इस टर्म का स्क्वायर प्लस ये इक्वेशन नंबर 3 की इस टर्म का स्क्वायर। इस टर्म का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे खोलेंगे तो टोटली हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कॉस फाइव प्लस न्यू डैश स्क्वायर कॉस फाइव, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, एच स्क्वायर बाहर ही है तो न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या देखेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर न्यू डैश स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें तो cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1। तो यह टर्म हमारे पास क्या प्राप्त होगी, m स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश cos 5 प्लस न्यू डैश का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमें पहले मिली थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करने के बाद में इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास क्या प्राप्त होगा, m स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल्स टू, ये फिर से a माइनस बी के होल स्क्वायर से हम इसे ओपन करेंगे तो h स्क्वायर को बाहर ले लिया, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश प्लस 2h यानी कि 2ab वाली टर्म आएगी, न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0 सी स्क्वायर, और ये यहाँ पर m स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, m0 स्क्वायर सी की पावर 4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 आ चुकी है। नेक्स्ट हम करेंगे 5 में से 4 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो टर्म प्राप्त होगी वो होगी m स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 न्यू डैश एच स्क्वायर 1 माइनस कॉस 5 प्लस 2h बाहर ले लिया, न्यू माइनस न्यू डैश मल्टीप्लाई बाई m0 सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी की पावर 4। अब यहाँ पर हमें पता है रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला से रेस्ट मास और मास में क्या डिफरेंस होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो m इज इक्वल्स टू m0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हम यहाँ पर क्या करेंगे, m की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m0 स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पे m स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास ये टर्म आ जाएगी m0 स्क्वायर सी की पावर 4। इसके बाद में ये टर्म लिखेंगे 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2 न्यू डैश एच स्क्वायर 1 माइनस कॉस 5। जो टर्म्स कट रही हैं उन्हें काट देते हैं, यहाँ पे सी स्क्वायर को एलसीएम लेके ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पर सी की पावर 4, यहाँ पर क्या बचेगा m0 स्क्वायर सी की पावर 4, ये टर्म इधर आएगी तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये टर्म बचेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, ये पूरी टर्म बचेगी हमारे पास और इसमें इक्वल्स टू 0 बचेगा। इसमें से इस टर्म को अगर हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म प्राप्त होगी 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 न्यू डैश h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस 5। इसमें क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1h से 1h कैंसिल हो गया, हमारे पास प्राप्त होगा न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश से डिवाइड कर दिया, और यहाँ हमारे पास प्राप्त होगा इक्वल्स टू h मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस 5 अपॉन m0 सी स्क्वायर। ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस न्यू डैश 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इज इक्वल्स टू h अपॉन m सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस 5। अब हम क्या करेंगे, c से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर दोनों साइड, ये क्या हो जाएगा c अपॉन न्यू डैश माइनस c अपॉन न्यू इज इक्वल्स टू h अपॉन m0 c कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस 5। c अपॉन न्यू की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा होती है, यानी कि तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ की फॉर्म में हम इसे इक्वल्स टू लैम्डा लिख सकते हैं। तो c अपॉन न्यू डैश को लैम्डा डैश और c अपॉन न्यू को लैम्डा लिखने पर हमें मिलता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन m0 c 1 माइनस कॉस 5।
डेल्टा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को हम क्या लिख देंगे, डेल्टा लैम्डा, यानी कि डिफरेंस है दो तरंग दैर्ध्यों का, दो वेवलेंथ का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, h/m0c 1 माइनस cos फाई। ये रिलेशन जो हमारे पास क्या कहलाता है, इसे कॉम्पटन इक्वेशन कहते हैं। और डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम अलग अलग h/m0c ये तरंग दैर्ध्य की ही यूनिट का होता है। इसकी वैल्यू हम अभी निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, m0 रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का, और c क्या है, वेलोसिटी है लाइट की। तो और यहाँ पर हम अलग अलग फाई के लिए फाई की वैल्यू चेंज करके, फाई की वैल्यू 0 पुट करके, 90 डिग्री पुट करके, 180 पुट करके डेल्टा लैम्डा की अलग। ये जो वैल्यू है ये स्कैटरिंग एंगल फाई पर डिपेंड करती है। इट डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। हम मटेरियल का क्या नेचर ले रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं करती। ये रिलेशन प्रूव करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं, इनकी पार्टिकल नेचर भी होती है। h/m0c की वैल्यू हम निकालेंगे। h की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 6.624 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34। ये है प्लांक कांस्टेंट। m0 यानी कि रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9.107 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31। c की वैल्यू होती है मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁸। ये पुट करने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 0.242 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रॉम में हम अगर बदल दें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास h/m0c की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसे हम यहाँ पर पुट करेंगे यदि हम फॉर्मूले में, तो लैम्डा c की वैल्यू अगर हम फाई की वैल्यू अगर हम लैम्डा 90 डिग्री पुट कर दे तो वहां पर cos 90 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू h/m0 के इक्वल होगी और ये वैल्यू 0.0242 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम फाई की वैल्यू 0 पुट कर दें तो 0 पुट करने पर cos फाई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि 1 माइनस cos फाई इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा लैम्डा हमारे पास 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम अलग अलग एंगल रख के उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉम्पटन शिफ्ट प्राप्त होता है। बच्चों नेक्स्ट जो हम टॉपिक आपका करेंगे वो करेंगे विकिरण तथा कर्ण की द्वैधता, यानी कि ड्युअलिटी ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, मैटर वेव्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। और ये यहाँ पे आपका जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है वो खत्म होता है। थैंक यू।